हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प एकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के नए चैप्टर के बारे में, जो है हमारा यहाँ पर सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में हम बात करेंगे। अगर आपने पॉलिटी के अब तक जो पिछली वीडियो है वो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर उसको देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो बात करते हैं हम यहाँ पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में, क्योंकि हमने पिछले कई चैप्टर में बात की है कि हमने यहाँ पर संसदीय व्यवस्था को अपनाया है, और संसदीय व्यवस्था जो हमने ली थी वो ही हमने यहाँ पर ब्रिटेन से प्राप्त की थी। तो संसदीय व्यवस्था अपनाने के साथ ही इसकी जो मेन चीज़ें हैं साथ साथ उसको हमने अडॉप्ट किया है। तो दो चीज़ें यहाँ पर हम बात करते हैं। संसदीय व्यवस्था में दो तरीके के हम प्रमुख देखते हैं। एक तो था हमारे पास यहाँ पर नाममात्र का, और दूसरा था हमारे पास यहाँ पर वास्तविक। ब्रिटेन की बात करते हैं तो नाममात्र के तौर पर हम उसको देखते हैं वहाँ पर राजा या रानी, और वास्तविक है हमारे पास यहाँ पर ब्रिटेन का जो राजा रानी है और ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ पर। अगर हम इंडिया के तौर पर देखते हैं तो हमारे पास जो नाममात्र का है वो हम यहाँ पर है राष्ट्रपति, और जो वास्तविक है हमारे पास वो यहाँ पर हमारे पीएम यानी हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री हैं। क्योंकि हमने आर्टिकल 74 और 75 को लास्ट क्लास में सही तरीके से डिस्कस किया था, तो वहाँ पर हमने दो बातों को नोटिस किया था कि 74 यहाँ पर बताता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक क्या होगी यहाँ पर मंत्री परिषद होगी, और इस मंत्री परिषद का जो हेड होगा वो यहाँ पर पीएम होगा। और आर्टिकल 75 में लिखा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर की जाएगी। तो यहाँ पर आर्टिकल 74 में जो मंत्री परिषद है उसकी नियुक्ति कहीं ना कहीं पीएम यानी हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा या उनकी सलाह पर ही यहाँ पर राष्ट्रपति को की जाती है। तो इसी क्रम में हम जानते हैं इनकी नियुक्ति के बारे में। तो इनकी नियुक्ति यहाँ पर किस किस तरीके से होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी नियुक्ति के बारे में। जितने भी मंत्रिपरिषद हैं या इसके सदस्य हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर की जाती है, लेकिन वो किसकी सलाह पर होगी? वो पीएम यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर यहाँ पर की जाएगी। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही यहाँ पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद को। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो यहाँ पर है शपथ यानी ओथ। शपथ की बात करते हैं तो शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति ही यहाँ पर उनको शपथ दिलाते हैं, और यहाँ पर ये शपथ लेते हैं अपने पद की गोपनीयता के बारे में। अक्सर आपके दिमाग में यहाँ पर आता होगा कि गोपनीयता ही, यहाँ पर गोपनीयता के बारे में ही ये शपथ क्यों लेते हैं। तो गोपनीयता के बारे में शपथ लेने का यहाँ पर जो मेन पर्पज दिखाई पड़ता है वो में दिखाई पड़ता है कि किसी मंत्री के द्वारा यदि कोई डिसीजन लिया गया है, यदि कोई निर्णय किसी मंत्री के द्वारा यहाँ पर लिया गया है, वो एक समय से पहले यदि किसी व्यक्ति को पता लगता है तो वो उसका यहाँ पर अनुचित तरीके से लाभ भी उठा सकते हैं। तो इससे बचने के लिए ही यहाँ पर गोपनीयता की शपथ जो मंत्री है वो यहाँ पर लेते हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर त्यागपत्र के बारे में। त्यागपत्र जो यहाँ पर किसको ये देते हैं? तो राष्ट्रपति को ही यहाँ पर ये त्यागपत्र देते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा ही यहाँ पर नियुक्त होते हैं, शपथ भी यहाँ पर राष्ट्रपति दिलाते हैं, और त्यागपत्र ही अपना ये राष्ट्रपति को यहाँ पर देते हैं। अब हमारे पास जो यहाँ पर मेन पर्पज आता है, इनकी योग्यता यहाँ पर क्या है। तो योग्यता की बात करते हैं तो इनकी जो नियुक्ति यहाँ पर होती है, किसी भी सदस्य की नियुक्ति अगर हम बात करते हैं, यदि किसी सदस्य की नियुक्ति
केंद्रीय मंत्रिपरिषद में की जानी है तो उसके पास कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बात करते हैं योग्यता के बारे में। तो योग्यता के बारे में हमारा संविधान यहाँ पर कुछ भी कहने वाला नहीं है। वहां पर केवल इतना कहा गया है कि यदि कोई सदस्य राज्यसभा या वो लोकसभा का सदस्य है तो वो मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है, और साथ साथ यदि वो लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं है तब भी वो मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है, बशर्ते उसे 6 माह में यानी 6 महीने में इनमें से किसी की एक की सदस्य यहाँ पर लेनी होगी। यदि कोई व्यक्ति जो बाहर का व्यक्ति इनका सदस्य नहीं है वो अगर मंत्रिपरिषद का सदस्य बनता है तो उसको 6 महीने के अंदर ही इन दोनों में से ही किसी एक सदन का सदस्य यहाँ पर निर्वाचित होना चाहिए। तो केवल इतना ही यहाँ पर कहा गया है। तो अक्सर एग्जाम में यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि जो मंत्रिपरिषद है उसके सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं, तो दोनों ही सदनों से उसके सदस्य हम यहाँ पर चुनने के लिए स्वतंत्र है। ऐसी स्वतंत्रता यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री को दी गई है। नेक्स्ट जो हमारे पास वो है यहाँ पर उत्तरदायित्व। ये जो मंत्रिपरिषद हम चुनते हैं इनका उत्तरदायित्व किसके प्रति है। यदि हम बात करते हैं यहाँ पर 2 तरह के उत्तरदायित्व उनको दिए गए हैं। एक तो यहाँ पर है सामूहिक और दूसरा है यहाँ पर व्यक्तिगत। यदि हम सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करते हैं तो वो है यहाँ पर लोकसभा के प्रति। सबसे बेस्ट जो हमारा यहाँ पर आंसर है वो यहाँ पर लोकसभा के प्रति ही है। कई बार एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए उसको यहाँ पर संसद भी दिया जाता है, लेकिन अगर हमारे ऑप्शंस में लोकसभा है तो हमारा राइट आंसर जो है वो लोकसभा होगा। ये वो नहीं है तो यहाँ पर हम संसद की तरफ जा सकते हैं। फिर अगर मान लिया किसी एक व्यक्ति के खिलाफ यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, इस अविश्वास प्रस्ताव यदि लोकसभा में है या राज्यसभा में है, यदि अविश्वास प्रस्ताव ये यहाँ पर पास होता है तो जितनी भी मंत्रिपरिषद है उसको यहाँ पर इस्तीफा देना होगा, उसको यहाँ पर इस्तीफा देना होगा। यदि किसी भी एक सदस्य या पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव पास होता है तो यहाँ पर सरकार को भंग करना होगा, सरकार को समाप्त करना होगा, क्योंकि वो यहाँ पर पास नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। यह जो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है ये यहाँ पर राष्ट्रपति के संबंध में है, क्योंकि राष्ट्रपति को ही यहाँ पर नियुक्त करने का अधिकार है मंत्रिपरिषद के सदस्यों को, तो इनको बर्खास्त करने का भी अधिकार यहाँ पर दिया गया है। अपने तय समय से पहले यदि प्रधानमंत्री किसी मेंबर से संतुष्ट नहीं है तो वो उसको उसके समय से पहले यहाँ पर बर्खास्त भी कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति ही यहाँ पर बर्खास्त करेंगे। किसकी सलाह पर? पीएम की सलाह पर। पीएम की सलाह पर ही यहाँ पर बर्खास्त कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति को। तो 2 तरह के उत्तरदायित्व हमने यहाँ पर अब तक देखे, जो थे यहाँ पर सामूहिक और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं जो हमारी सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इसके क्या कार्य यहाँ पर हमें दिखाई पड़ते हैं। इसके कार्य यहाँ पर क्या क्या हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। और बहुत जनरल सी बातें हैं, अगर आप लोकतंत्र को सही तरीके से समझते हैं तो आप इजीली उसको यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। इसके कार्यों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला कार्य जो हमें दिखाई पड़ता है वो है यहाँ पर राष्ट्रपति को सलाह देना। राष्ट्रपति को सलाह देना इनका पहला कार्य है। दूसरा कार्य है यहां पर विकास कार्यों का संचालन। तीसरा जो हमें कार्य दिखाई पड़ता है वो है यहां पर हमारी नीतियों का पालन करना।
चाहे वो उसमें हमारी रक्षा नीति हो, विदेश नीति हो, या हमारे यहाँ पर वित्त से संबंधित कोई नीति हो। और जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है हमारा यहाँ पर बजट का निर्माण करना, बजट का निर्माण करना। तो इतने महत्वपूर्ण कार्य हमने यहाँ पर देखे सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। राष्ट्रपति को सलाह देना, विकास कार्यों संचालन करना और नीतियों का पालन करना या नीतियों का इम्प्लीमेंटेशन करना और बजट का निर्माण करना। तो इतने सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, ऐसे बहुत से कार्य हम यहाँ पर गिना सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण कार्य थे जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहाँ पर करती है। तो अब हम जानते हैं कि सेंट्रल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो यहाँ पर 3 भागों में इनको हमने डिवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर टॉपिक है वो है यहाँ पर संरचना के बारे में। तो संरचना यहाँ पर किस तरीके से हमने बनाई हुई है अपनी सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। तो 3 तरह के हम यहाँ पर मंत्री को देखते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास वो यहाँ पर कैबिनेट मंत्री हैं। फिर है हमारे पास यहाँ पर राज्य मंत्री, और लास्ट में है हमारे पास यहाँ पर उप मंत्री। ये 3 तरीके के मंत्री परिषद की संरचना हमें दिखाई पड़ती है अपने सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। सबसे पहले बात करते हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री के बारे में। जो कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है ये यहाँ पर महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं। जितने भी महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं वो कैबिनेट मिनिस्ट्री में आते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, आपने अक्सर न्यूज में भी सुना होगा कि रक्षा मंत्रालय, यहाँ पर वित्त मंत्रालय, यह हम बात करते हैं यहाँ पर रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, जितने भी इस तरह के मंत्रालय हैं वो कैबिनेट मंत्रालय या कैबिनेट को मिनिस्ट्री बोलते हैं, जिनका कार्य सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर राज्य मंत्री। तो राज्य मंत्री की संरचना है हमें 2 तरीके से दिखाई पड़ती है। एक तो यहाँ पर है कैबिनेट मंत्रालय के सहयोगी के तौर पर, सहयोगी तौर पर, और दूसरा हमें दिखाई पड़ता है यहाँ पर स्वतंत्र प्रभार। जो कैबिनेट मंत्रालय के सहयोगी के तौर पर यहाँ पर राज्य मंत्री भूमिका निभाते हैं। यानी जो कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है उनके एक सहयोगी के तौर पर या उनके एक सचिव के तौर पर यहाँ पर ये भूमिका निभाते हैं। उनके जितने भी फाइलिंग वर्क है वो यहाँ पर ये जो विभाग है वो यहाँ पर निभाता है। फिर आते हैं हमारे पास दूसरे यहाँ पर राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार के होते हैं। ये मिनिस्ट्री से होते हैं और ये कैबिनेट से बिल्कुल यहाँ पर स्वतंत्र होते हैं। ये अपना कार्यभार स्वयं निकालते हैं, यानी कैबिनेट से स्वतंत्र होते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर उपमंत्री। तो अलग अलग विभाग में यहाँ पर उपमंत्री बनाए जाते हैं। इनके पास केवल प्रशासनिक कार्य यहाँ पर रखा गया है। प्रशासनिक कार्यों के लिए इनको यहाँ पर नियुक्त किया जाता है। इनके पास प्रशासनिक कार्य के अलावा और कोई भी कार्य में दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो ये पूरी संरचना हमें दिखाई पड़ती है यहाँ पर सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के बारे में। अब सबसे महत्वपूर्ण आपके मन में यहाँ पर विचार आया होगा कि इनकी संख्या के बारे में, कि इनकी कितनी संख्या यहाँ पर होनी चाहिए। स्टार्टिंग में ऐसा कोई डिसाइड नहीं किया गया था। अपने इच्छा के अनुसार पीएम मोदी जो पीएम जो हैं वो यहाँ पर जितने भी मन के हिसाब से यहाँ पर उनकी संख्या को चुनते थे। लेकिन 91 का जो अमेंडमेंट था 2003 में, यानी 51वां संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ पर एक बात रखी गई कि जो भी मिनिस्ट्री बनेगी वो यहाँ पर उस सदन के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि जो लोकसभा है, लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्यों की संख्या, लोकसभा के सदस्यों की संख्या गुना 15%
यहां पर इतनी मंत्रिपरिषद यहां पर होगी। यदि हम बात करते हैं 545 अभी यहां पर लोकसभा मेंबर हैं, तो 545 का 15% ही यहां पर मंत्रिपरिषद होगा। ऐसी ही सिचुएशन हमें दिखाई पड़ती है जितने भी विधानसभा हैं, विधानसभा में भी यही सिचुएशन हमें दिखाई पड़ती है। विधानसभा अगर मान लिया किसी विधानसभा में 70 मेंबर हैं, तो 70 मेंबर का 15% ही यहाँ पर हमको मिनिस्ट्री के तौर पर दिखाई पड़ता है। एक सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर बात है कि न्यूनतम कितने होंगे। अभी एग्जाम में ये प्रश्न भी उठता था कि न्यूनतम जो मेंबर होंगे मंत्रिपरिषद के वो कितने होंगे, तो न्यूनतम यहाँ पर होंगे हमारे पास 12, न्यूनतम 12 मेंबर हम अपने मिनिस्ट्री में रख सकते हैं। और मैक्सिमम कितने होंगे, लोकसभा या किसी भी मिनिस्ट्री की संख्या के 15% से अधिक मंत्रिपरिषद नहीं होनी चाहिए। और न्यूनतम कितनी है, वो यहाँ पर 12 है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार। तो ये बात की हमने यहाँ पर पूरी संरचना के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर जो हमारे पास है यहाँ पर मंत्रिपरिषद और मंत्री कैबिनेट मिनिस्ट्री में डिफरेंस के बारे में। ये एक महत्वपूर्ण है सॉरी, कई बार इसको लेके जो स्टूडेंट्स हैं उनमें काफी कंफ्यूजन भी रहता है, उसको ही दूर करने के लिए इसको हमने यहां पर लिया है। अब हम यहां पर दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या क्या डिफरेंस यहां पर होता है। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहां पर मंत्रिपरिषद के बारे में। मंत्रिपरिषद एक बहुत बड़ा निकाय है, एक यहां पर ये बड़ा निकाय है और इनकी जो संख्या लगभग कितनी होती है, 60 से 70 मेंबर यहां पर हमें दिखाई पड़ते हैं। दूसरी तरफ बात करते हैं, ये एक छोटा निकाय है और इनके मेंबर कितने होते हैं, 15 से 20 मेंबर हमें यहां पर दिखाई पड़ते हैं। तो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के तौर पर हमने इसको यहां पर देखा। नेक्स्ट है हमारे पास क्या क्या मेन डिफरेंस है यहां पर कि जितनी भी नीतियां हैं उनका निर्माण यहां पर मंत्रिमंडल करता है। नीतियों का निर्माण यहां पर मंत्रिमंडल करता है और नीतियों का क्रियान्वयन यानी नीतियों का इंप्लीमेंटेशन यहां पर कौन करता है, वो यहां पर मंत्रिपरिषद करता है। क्योंकि ये छोटा निकाय है तो इसमें फैसले लेना क्या है, आसान है। फैसले लेना क्या है यहां पर आसान है। और ये जो मंत्रिपरिषद है ये बड़ा निकाय है, यहां पर फैसले लेना क्या है वो यहां पर कठिन हमें दिखाई पड़ता है। फिर जो है हमारे पास यहां पर राजनीतिक जो निर्णय हैं, जितने भी राजनीतिक निर्णय हैं उसको यहां पर लेने का अधिकार दिया गया है मंत्रिमंडल को। निर्णय यहां पर लेते हैं मंत्रिमंडल और उनका इंप्लीमेंटेशन, राजनीतिक निर्णयों का पालन करना यहां पर मंत्रिपरिषद का काम है। तो ये महत्वपूर्ण जो डिफरेंस है वो हमें यहां पर देखने को मिलता है। फिर अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी यहां पर जो वर्णन किया गया है आर्टिकल 74 और 75 में यहां पर मंत्रिपरिषद का ही नाम लिया गया है। कहीं भी आपको मंत्रिमंडल का नाम नहीं मिलेगा। अगर हम बात करते हैं, केवल एक आर्टिकल है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जो यहां पर मंत्रिमंडल का नाम लिया गया है, वो है यहां पर आर्टिकल, वो भी हमारे मूल संविधान में नहीं था। आर्टिकल 352 की बात करते हैं। आर्टिकल 352 में मंत्रिमंडल का नाम लिया गया है। वहां पर ये लिखा गया है
कि यदि कोई भी आपातकाल लगाने की सलाह राष्ट्रपति को दी जाती है तो वो अपने मंत्रिमंडल से की सलाह पर ही या उनके सिग्नेचर पर ही यहाँ पर राष्ट्रपति को भेजेगा यहाँ पर प्रधानमंत्री अपने स्वयं की इच्छा से यह काम नहीं कर सकता है, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने जब इमरजेंसी लगाई थी तो केवल उनके स्वयं के निर्णयों पर उन्होंने ये काम किया था। उन्होंने किसी भी जो सदस्य हैं उनको सलाह यहाँ पर नहीं ली थी। तो इसलिए आर्टिकल 352 में यहाँ पर हमने इसको जोड़ा था, अपने अमेंडमेंट जो हमारा अमेंडमेंट है 44वें के द्वारा हमने इसको यहाँ पर रखा था। तो ये महत्वपूर्ण अंतर हमें दिखाई पड़ते हैं यहाँ पर। अगर हम संरचना के बारे में बात करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से अपनी संरचना दिखाई पड़ती है। सबसे पहले यहाँ पर होगा मंत्रिमंडल और यहाँ पर ही प्लस पीएम को हम रख सकते हैं। फिर जो हमारे पास है वो यहाँ पर है कैबिनेट, जो हमारे राज्य मंत्री हैं। फिर जो हमारे पास संरचना दिखाई पड़ती है वो यहाँ पर उपमंत्री। तो ये पूरी संरचना हमें दिखाई पड़ती है यहाँ पर कि किस किस तरीके से इसको हमने यहाँ पर बनाया है। सबसे महत्वपूर्ण है हमारे पास यहाँ पर कैबिनेट मंत्री। तो कैबिनेट जो मंत्री हैं वो यहाँ पर पीएम, वो छोटा सा ग्रुप है ये। फिर उससे जो बड़ा ग्रुप है वो राज्य मंत्री का साथ में जुड़ के होता है, और फिर जो है उप मंत्री का है जो साथ में जुड़ के यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है। तो ये यहाँ पर हमने यहाँ पर देखा था। तो आशा है आप इसको समझने में आप इसको आसानी हुई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।